हाय, केम छो मजा मचो। मैं हूं डॉक्टर नवनीत कारा और आज का एपिसोड मैं डेडिकेट करने जा रहा हूं जगजीत सिंह जी को। मेरे रोल मॉडल थे। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है आज एक लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। एक तो बताऊंगा एक मेडिसिन के बारे में, मोंटेल्यूकास्ट। दूसरा बताऊंगा मैं आपको इन्हेलर के बारे में। इन्हेलर दिखाता हूँ, इस तरह के इन्हेलर। एक्चुअली लोगों को लिख दिया जाता है इन्हेलर सुबह शाम ले लो, ऐसा ले लो, ओल्ड एज वालों को और यंग बच्चों को, मतलब काफ़ी लोगों को लिखा जाता है, लेकिन बताता कोई नहीं। बड़े कम डॉक्टर हैं जो बताते हैं, एक्चुअली डेमो देते हैं अपने सामने कि लेना कैसे। मैं तो हमेशा बोलता हूँ पेशेंट को, जाओ पहले ख़रीद के लाओ या मैं मंगवा देता हूँ, मेरे सामने आपको लेना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा। बिना सिखाए मैं नहीं भेजता हूँ किसी को। जो मेरे पेशेंट्स हैं उनको पता होगा, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, कि मैंने एक भी पेशेंट आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसको मैंने उसको क्लिनिक पे बिठा के सिखाया ना हो। और इसके प्रिकॉशंस भी होते हैं, नहीं करोगे तो कुछ और प्रॉब्लम भी हो जाएंगी, बताता हूँ बाद में। पहले बात करूँगा एक मेडिसिन की। थोड़ा सा इसको आगे कर लूँ। यार सेटिंग नहीं हो रही आज, हाँ पता नहीं। चलो अब हो गई सेटिंग। दूसरी सेटिंग मत समझ जाना आप लोग, बड़े खतरनाक हो आप लोग। अच्छा सुनो, मोंटेल्यूकास्ट के बारे में बात करूंगा। एक टैबलेट है जो दी जाती है एलर्जी में, अस्थमा में, एज ए प्रिवेंशन और एज ए ट्रीटमेंट भी दी जाती है। क्या है मोंटेल्यूकास्ट दी जाती है कई बार। अच्छा, आप जब डॉक्टर के पास आप जाते हो एलर्जी के लिए, गला ख़राब है, मुझे सांस की प्रॉब्लम है, कुछ भी एलर्जी के लिए किसी भी टाइप की, और दमे की प्रॉब्लम के लिए, सांस की प्रॉब्लम के लिए, तो डॉक्टर एक मेडिसिन आपने देखा होगा। ज़्यादातर अभी तक जो ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे थे लोग, तो मैंने उनके जब पर्चे देखे तो ज़्यादातर लोगों को एक मेडिसिन दी जाती है, मोंटेयर एलसी। ये एक ब्रांड नेम है किसी कंपनी का। मोंटेयर एलसी सबसे फेमस है, मोंटेयर एफएक्स। तो ये एफएक्स और एलसी का मतलब सेट्रिजिन और फेक्सोफेनाडिन, और साथ में मोंटेल्यूकास्ट, ये कॉम्बिनेशन दिया जाता है। और ये देखा गया कि कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छे ढंग से वर्क करता है खाली मोंटेल्यूकास्ट देने से। मोंटेल्यूकास्ट क्या है? जो लिवोसेट्रिजिन है, जो फेक्सोफेनाडिन जो इसके साथ दी जाती है, वो है एंटी हिस्टामिनिक। मोंटेल्यूकास्ट एंटी हिस्टामिनिक नहीं है, ये है एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो भी है, एलआर इनको हम लोग बोलते हैं, LTRAS। तो बेसिकली क्या, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है जो आपकी सांस की नली को चोकिंग होने से रोकती है, एंटी एलर्जी की तरह काम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, सूजन को कम करती है, और आपके सिम्टम को कम करती है, और प्रिवेंशन में काम आती है। ये तो होगी मोंटेल्यूकास्ट के बारे में। अब मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको पता नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या होगा अगर मैं ऐसी बातें नहीं बताऊँगा जो आपको पता ना हो। मोंटेल्यूकास्ट जनरली एज ए प्रिवेंशन दी जाती है। इसका सीवियर, अगर आपका मतलब अचानक सांस फूलना शुरू हो गया, सीवियर अस्थमेटिक अटैक है, और आप सोचो कि मैं खाली मोंटेल्यूकास्ट खा लूँ, घर में पड़ी है तो मुझे आराम मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका सीवियर अस्थमेटिक अटैक में कोई रोल नहीं है। वहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है, दैट इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी अगर सीवियर अटैक पड़ा है किसी को तो। इसका रोल है प्रिवेंशन में। माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा में भी दे सकते हैं, सीवियर में, लेकिन प्रिवेंशन में, प्रिवेंटिव मेडिसिन, एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन। हालांकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में भी दी जाती है, थोड़ा बहुत फ़ायदा करती है, लेकिन प्रिवेंशन में ज़्यादा रोल है। मोंटेल्यूकास्ट कितना लंबा ले सकते हैं? काफ़ी लंबे समय तक आप ले सकते हैं। कितनी डोज है इसकी डिपेंड करता है एज के ऊपर, और साथ में और कंडीशंस क्या हैं, कुछ और बीमारियाँ तो नहीं हैं। पहले बताऊँगा इसका डोज क्या है। इसकी डोज है, आप नोट कर लो। इसकी डोज है, एक गोली जो आती है 10 mg की भी आती है, 5 mg की भी आती है, 4 mg की भी आती है, और सिरप के फॉर्म में भी शायद आता है, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में भी आता है बच्चों के लिए। रात को देनी चाहिए। और इसका रोल कहाँ कहाँ पे? एलर्जिक राइनाइटिस में है, जहाँ पे आपको अचानक छींकें आनी शुरू जाती है, नज़ला बहुत रहता है, बार बार आती हैं छींकें, एलर्जिक राइनाइटिस। उसके साथ साथ अगर आपका गले में एलर्जी हो गई है, वहाँ पे भी दी जाती है उस सिम्टम रिलीफ करने के लिए। और उसके अलावा दमे में दी जाती है, एलर्जिक अस्थमा में दी जाती है, और एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, जहाँ एक्सरसाइज करते ही आपको दमे का अटैक पड़ जाता है, तो वहाँ पे भी 2 घंटे पहले ये दवाई ले लेनी चाहिए। जनरली ये दवाई रात को लेनी चाहिए, सोते समय। अब डोज बताता हूँ। अगर आपकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है तो 10 मिलीग्राम की डोज़ है, एक गोली रात को सोते समय। अगर आपकी उम्र 6 साल से लेकर 14 साल तक है तो आपकी उम्र है, तो आपकी डोज़ है 5 mg रात को। और अगर आपकी उम्र 2 से 5 साल है तो 4 mg, है ना। 2 से 5 साल 4 mg, 6 से 14 साल 5 mg, 4 फिर 5, और फिर अडल्ट में पूरे 10 mg। ये डोज है, और आप काफ़ी लंबे समय तक दे सकते हैं। लेकिन कुछ आपको प्रिवेंशन रखने हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं वो मैं बताऊंगा। और बच्चों में ख़ास तौर से काफ़ी दी जाती है, तो बच्चों में कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जब माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम इस दवा से भी हो सकती है। मैं बताता हूँ आज आपको इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। इस दवाई के जो मेन साइड इफ़ेक्ट हैं वो हैं
एक तो एलर्जी किसी को भी हो सकती है किसी भी दवाई से, तो वो तो सबके साइड इफेक्ट होते हैं कि इस दवाई से एलर्जी हो गई, मुझे सीवियर एलर्जी हो गई, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो गई, वो एक अलग कहानी, वो सब किसी भी मेडिसिन से हो सकती है। इसके जो साइड इफेक्ट हैं, एक है हेडेक, नंबर 1 हेडेक हो सकता है, 10% केसेस में देखा गया हेडेक होता है। नंबर 2 थकान हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, बॉडी में फ्लू लाइक सिम्टम आ जाते हैं, जैसे थकान, हल्का सा फीवर, इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। तीसरा पेट में प्रॉब्लम, डायरिया कर सकती है, पेट में दर्द कर सकती है, तो ये इसके कुछ मेन सिम्टम है। सो थ्रोट कर सकती है, गले में इन्फेक्शन भी कर सकती है ना, सो थ्रोट भी हो जाता है उल्टा, आपने ली तो एलर्जी को निपटाने के लिए, पता है गला ही ख़राब हो गया। और अभी जो लोग बहुत लंबे समय से मोंटेलुकास्ट ले रहे हैं, तो आज मैं आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे बताऊंगा जो कोविड के टाइम पे आपको लग रहा होगा कि ये तो मैं रोकने के लिए ले रहा हूँ 2-2 महीने से, और ये क्या हो रहा है, कहीं दवा से तो नहीं हो रहा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, और साइड इफ़ेक्ट जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं होते हैं न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम, जनरली बच्चों में। कई बार इसको देने से बच्चों में हाइपर हो जाते हैं, बच्चे एजिटेशन हो जाता है, हाइपर हो जाते हैं, टिक के नहीं बैठते, गुस्सा आ जाता है, एंग्जाइटी बहुत होती है बच्चों को। कई बार और कुछ अडोलोसेंट जो बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं, उनमें देखा गया डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी हो जाती है, बिहेवियर में चेंज आ जाता है। तो इस मेडिसिन को देते हुए ये अगर सिम्टम आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं इस मेडिसिन से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट क्या है मोंटेलुकास्ट के। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बहुत सेफ मेडिसिन है, देते रहो देते रहो देते रहो, लेकिन सेफ तो है, लेकिन जहाँ ये प्रॉब्लम, बच्चों में प्रॉब्लम साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं बड़ों से। तो अगर आपके बच्चे में इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं न्यूरोसाइकेट्रिक, तो अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें, ठीक है। और बड़ों में भी ये सिम्टम आ सकते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के, थकान के, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एक और साइड इफेक्ट इसका जो बड़ा साइड इफेक्ट है, जो रेयर है हालांकि, कि इस्नोफिल काउंट को बढ़ा देता है। और एक है वस्कुलाइटिस, अगर आपको शरीर में कहीं सुनपन वगैरह लग रहा है, कुछ ऐसा, नसों पे भी असर कर सकती है दवा, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कर सकती है। और वस्कुलाइटिस का मतलब कि अब ये ब्लड वेसल में सूजन कर सकती है, कई बार बड़ी प्रॉब्लम भी कर सकती है। हालांकि ये रेयर साइड इफेक्ट हैं, कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप अपनी डोज मिस कर दें तो उसको नेक्स्ट डे लें, डबल डोज, एक ही दिन में डबल डोज ना लें, ये मना करें कि सुबह भी ले ली शाम को भी ले ली, और दिन में एक ही गोली खानी है मैक्सिमम। रही बात ब्रेस्ट फीडिंग की या प्रेगनेंसी में, तो इसकी सेफ्टी अभी ज़्यादा हमें पता नहीं है, और कई बार बच्चों में बेड वेटिंग भी कर सकती है ये। और मैंने जैसे बताया कि कई बार गला भी ख़राब कर सकती है, आपने दी तो एलर्जी को रोकने के लिए, तो आपका गला भी ख़राब हो गया। तो ये थे मोंटेलुकास्ट के कुछ साइड इफ़ेक्ट। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, ये कॉम्बिनेशन में ज़्यादा अच्छा वर्क करती है जब आप मोंटेलुकास्ट के साथ सेट्रिजिन भी देते हैं। लेकिन एक बात मैं और बताऊं, सेट्रिजिन की वजह से भी मसल वीकनेस, थकान होती है, मोंटेलुकास्ट से भी थोड़ी बहुत थकान होती है। तो कॉम्बिनेशन में अगर आपको ये थकान थकून ज़्यादा हो रही है, तो भाई अपने डॉक्टर से पूछ के दवाइयाँ लो। मैं हर बार ना अपने जूनियर डॉक्टर्स को और बाकी लोगों को ये बोलता हूँ जो इस मेडिकल फील्ड से हैं, कि कोई भी दवाई देने से पहले आप डॉक्टर्स को उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पता होने चाहिए। कई बार क्या होता है, 50% पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ उनकी प्रॉब्लम दवाइयों की वजह से ही हो रही होती हैं। क्यों, इतनी सारी दवाइयाँ होती हैं, आपस में भी एक दवाई दूसरे के साथ कुछ कर रही होती है, और ज़्यादातर ये पता ही नहीं होता कि इस दवाई से हमें प्रॉब्लम हो रही है। हम सोचते हैं कि हम एलर्जी को ठीक करने की दवाई दे रहे हैं, और कुछ और ऐसा होना शुरू हो जाता है कि डॉक्टर और डोज बढ़ाते जाते हैं, ये भी दे दो, वो भी दे दो, फलाना भी दे दो। मोंटेलुकास्ट जो है जनरली मोनोथेरेपी, मतलब सिंगल मेडिसिन के रूप में दे सकते हैं अगर माइल्ड सिम्टम है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में ज़्यादा काम करती है, जहाँ पे इन्हेलर भी दे रहे हैं हम, साथ में प्रिवेंशन के लिए मोंटेलुकास्ट भी दे रहे हैं। तो प्रिवेंशन में और कॉम्बिनेशन में ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। एज ए मोनोथेरेपी देते हैं लोग, कितना काम करती है, थोड़ा बहुत काम करती है अगर, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके सिम्टम की सीवियरिटी के ऊपर, कि आपको खाली मोनोथेरेपी एक ही मेडिसिन देनी है, कॉम्बिनेशन देना है, या और मेडिसिन भी देनी है। कई बार स्टीरॉयड भी साथ में देने पड़ते हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस दवाई को लंबे समय तक दिया जा सकता है, अदरवाइज सेफ़ है। लेकिन अगर ऐसे सिम्टम आपके बच्चे में आने शुरू हो जाएं कि जहाँ पे आपको लगे कि इसके दिमाग पे कुछ असर हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें, हो सकता है वो मोंटेलुकास्ट की वजह से हों। चलो, ये हो गया एक टॉपिक। अब मैं बात करता हूँ इन्हेलर की, जो मैंने पहले बताया था कि आज मैं आपको बताऊँगा कि इन्हेलर लेना कैसे है, ठीक है। एक मिनट क्या, रुको, अबे भाई ब्रेक ले ही लेता हूँ, पानी पीने का टाइम हो गया, ले लूँ, चलो मिलता हूँ अभी। तो ये है इन्हेलर, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको लेना कैसे होता है। देखो, इन्हेलर कई टाइप के होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग एक्टिंग, जो सुबह शाम दिए जाते हैं, और जिनमें स्टीरॉयड मिक्स होता है। बिना स्टीरॉयड के अस्थमा ठीक नहीं होता, ये फैक्ट है। लेकिन अगर उसको इन्हेलर की फॉर्म में देंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो कई टाइप के इन्हेलर होते हैं। मेरा मकसद आज सिर्फ ये बताने का है कि इन्हेलर लेना कैसे है, बस। फिर कभी डिटेल में बात करूँगा इन्हेलर्स के ऊपर। तो ये इन्हेलर होते हैं ऐसे,
इन्हेलर कई टाइप के होते हैं, कैप्सूल फॉर्म में भी आते हैं, ऐसे खोल के बंद हो जाते हैं, वो भी होते हैं। और ये इन्हेलर जो है डिवाइस, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये डिवाइस ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो कैसे करना है, इसको लेने से पहले इसमें डोज भी लिखी होती है, कितनी डोज आपने ले चुके हो, कितनी बची हैं। और पहले ये जरूर देख लें, इसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लें। अगर आप ख़रीदने जा रहे हो, यहाँ से निकाल के इसको बाहर, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, इसको वापस बंद कर दें। ये देखिए, जब इसको दबाएंगे तो इसमें गैस निकलेगी, ठीक है। तो अब इसको जब लेने से पहले इसको हिला लें और सांस बाहर निकाल लें, और जैसे इसको लेंगे इसको एक ही सांस में अंदर खींचते हुए चले जाना है। कहीं ज़्यादातर लोग, डॉक्टर बताते नहीं हैं, तो मैं जब पेशेंट से पूछता हूँ कैसे ले रहे हो, तो पता क्या बोलते हैं, ऐसे रख के मुंह में 2 बार दबा देंगे। अबे हो गया। कोई अंदर मशीन थोड़ी लगी है जो अपने आप इसको खींच के ले जाएगी। आपको इसको खींचना पड़ेगा सांस के साथ अंदर, और दूसरा 1 मिनट के बाद दोबारा लेना होता है। लेना 2 बार होता है, लेकिन 1 मिनट के बाद, ठीक है। तो लोग एक साथ 2 दबा देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो इसको मुंह में रखें, सांस बाहर निकालें, और मैं लेके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो अस्थमेटिक पेशेंट हूँ, मैं तो खान हूँ बीमारियों की। हाँ, आपको नहीं पता, शाहरुख खान ऑफ द बीमारीज, डॉक्टर नवनीत कालरा। लेके दिखाता हूँ। बहुत माइल्ड अस्थमा है यार, मुझे इतना नहीं है, मैं कभी कभी लेता हूँ। सांस बाहर निकाली, और फिर जैसे ही सांस अंदर लेना शुरू कर तो इसको दबा दो उसी समय, और एक साथ लेना। ये नहीं इसको दबा के फिर सोचने लग जाओ, तो ये सारी बाहर निकल जाएगी। दोनों काम एक साथ होने चाहिए। इसको दबाते ही अंदर खींच लेना है। पहले सांस बाहर निकाल लेता हूँ, अब मैं दबाऊंगा। इसको मैंने दबाया, उसी समय मैंने इसको लंबा खींच लिया और सांस को रोक लिया। रोकना बहुत ज़रूरी है। अब इसको 1 मिनट के बाद दोबारा आप लेंगे। 2 बार लेना होता है, और डॉक्टर जैसे डोज बताएगा वैसे लेना होता है। कुछ इन्हेलर सुबह शाम लेने होते हैं, कुछ SOS बेसिस पे होते हैं कि जब ज़्यादा जरूरत पड़े तब लेना है। इसको लेने के बाद एक काम और करना, नमक डाल के गरारे करने हैं। क्यों? ज़्यादातर इन्हेलर्स में स्टीरॉयड मिक्स होते हैं, क्योंकि उसके बिना दमा ठीक नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। तो उसको लेने के बाद नमक डाल के गरारे इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जो इसका, कई इन्हेलर और भी होते हैं जिसमें पाउडर फॉर्म में होते हैं, कैप्सूल होते हैं, आप तोड़ के लेते हैं, आप खींचते हैं। तो मैं इनको हुक्का बोलता हूँ। हुक्का, तो हुक्का बार मत समझना, ये मेडिकल फील्ड का हुक्का है। तो जब वो लेते हैं तो पाउडर फॉर्म में, तो पाउडर ज़्यादा खतरनाक होते हैं, गले में चिपक जाते हैं। और इसका भी कई बार जो स्टीम निकली है वो भी गले में होके जाती है। तो गले में अगर चिपका रह गया तो फंगल इन्फेक्शन या कोई और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको लेने के बाद गरारे जरूर करें, और 1 मिनट के बाद दोबारा लेना होता है। एक साथ 2 बार मत दबाएं। तो ये था एक छोटा सा मेरा डेमो इन्हेलर्स के बारे में। जो लोग इन्हेलर ले रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इन्हेलर लेना कैसे हो। इसको लेने का गरारे करना मत भूलना भाइयों और बहनों। भाई बहनें भी तो हो सकती हैं, ऐसा थोड़ी कि भाइयों को ही होगा। और अब मैं बात करता हूँ कि लॉकडाउन खुलने जा रहा है, और आप बड़े खुश होंगे, है ना। खुशी का मौका तो है कि हम लोग कैद में थे, अब धीरे धीरे आज़ाद होंगे। लेकिन शायद कुछ लोग सफ़र करेंगे जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं, जो बुज़ुर्ग हैं। कुछ लोगों को हम खो भी देंगे, मुझे मालूम है इस बात का, क्योंकि ये अभी जाने वाला नहीं है वायरस। तो अपना ध्यान रखेगा, अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखेगा। और जैसे मैंने पहले बोला था कि ये मेरा आज का एपिसोड जगजीत सिंह जी को ट्रिब्यूट है, तो उन्हीं की कुछ लाइनें हैं। ये लॉकडाउन तो खुल गया, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो एक गज़ल है, उन्हीं की बात करता हूँ, उनके शब्दों में बताता हूँ। एक सेकेंड वेट करो। तो ये गज़ल है जगजीत सिंह जी की, और आज के टाइम पे तो मुझे लगता है बिल्कुल सटीक है। कुछ खोना कुछ पाना चलता रहता है, कुछ खोना कुछ पाना चलता रहता है, सांसों का अफसाना चलता रहता है, कुछ खोना कुछ पाना चलता रहता है। यहाँ हिंदू भी आए या मुस्लिम भी आए, यहाँ हिंदू भी आए या मुस्लिम भी आए, नुक्कड़ का मैखाना चलता रहता है, नुक्कड़ का मैखाना चलता रहता है। दोस्तों, लॉकडाउन खुल गया है, ज़िंदगी पटरी पे धीरे धीरे आ जाएगी, लेकिन चलना ही इस ज़िंदगी का नाम है। कहते हैं, ये भी इन्हीं के शब्द हैं, ज़िंदगी से ज़िद्दी कुछ भी नहीं, ज़िंदगी से ज़िद्दी कुछ भी नहीं, एक बार चलने की ठान ली तो ठान ली। रुकने से भी क्या हासिल होता है, रुकने से भी
क्या हासिल होता है चलते रहने की इंतहा, मंजिल तो है। चलते रहने की इंतहा, मंजिल तो है। यह सोचो, चलना तो है। लाइफ कैसी भी हो, आने वाला समय कैसा भी हो, ख़राब होगा अच्छा होगा हमें नहीं पता, ये वायरस कितने दिनों में जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन लाइफ रुकती नहीं है। शो मस्ट गो ऑन। और ऐसे ही इंसान बनो जैसे जगजीत सिंह जी थे, चले गए, लेकिन आज भी जब उनकी गज़ल सुनता हूँ ना दोस्तों, पता नहीं मैं कहाँ खो जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं किसी तीसरी दुनिया में चला गया हूँ, किसी दूसरी दुनिया में चला गया हूँ। और इतना मेडिटेशन मिलता है उनकी आवाज़ में, इतनी मुलायम आवाज़, इतनी सॉफ्ट, और गाने का जो ढंग था, मुझे लगता है मुझे भगवान के दर्शन हो जाते हैं जब भी मैं उनकी गज़लें सुनता हूँ। मैं सो जाता हूँ सुनते सुनते। और ये गज़ल जो मैंने आज गाई है, मैंने कल ही पहली बार सुनी थी, पता नहीं कैसे मिस हो गई, और कोशिश करूँगा इसको पूरा गाने की। लेकिन ज़िंदगी का सच यही है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरे अच्छे ढंग से जी। हालांकि उनके बेटे की डेथ भी हो गई थी जवानी में, उसके बाद भी उन्होंने अपनी गायकी जारी रखी। हालांकि उनकी वाइफ ने गाना बंद कर दिया था, लेकिन आप बहुत जल्दी चले गए जगजीत सिंह जी। चलो, मैं तो हमेशा याद करूँगा, और पूरे हमारा हिंदुस्तान आपको याद करेगा। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, बस यही प्रे करूँगा। भगवान आपको खुशी दे, आपकी आत्मा को शांति दे। बाय दोस्तों, बाय। जाना तो सब ने यार एक न एक दिन, है ना। तो कुछ खोना कुछ पाना चलता रहता है, ज़िंदगी का ये अफसाना, सांसों का ये अफसाना चलता रहता है। बाय।